स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। पबजी समेत 118 ऐप पर सरकार ने बैन लगा दिया है और इसमें लूडो गेम भी शामिल है। अब स्मार्टफोन से आप पबजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर आपके फोन में पबजी है और वो चल नहीं रहा है तो परेशान मत होइए, क्योंकि अभी चलेगा ही नहीं। सरकार ने इन ऐप को इसलिए बैन किया क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे। इन ऐप के बैन होने से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, यकीन मानिए। चाहे आप हैं या आपके बच्चे हैं, वो जितना कम मोबाइल में रहेंगे उतने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेकिन इन ऐप से कुछ लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ है। इस ऐप के बंद होने से कई लोगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो किसका फायदा, किसका नुकसान, इस पूरी रिपोर्ट में इसको विस्तार से देखिए। Team match, let's go. मोबाइल पर घंटों गेम खेलते थे, पबजी से दुश्मनों को साधते थे, पबजी से रुपए भी कमाते थे। बच्चे बड़े सभी पबजी के दीवाने थे। दिन हो या रात, मोबाइल में पबजी मिल जाए तो फिर क्या बात। केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को भारत में बैन कर दिया है। इनमें पबजी भी शामिल है। इस बार की डिजिटल स्ट्राइक में सबसे ज्यादा लोग पबजी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पबजी गेम से न सिर्फ टाइम पास करते थे बल्कि रुपए भी कमाते थे। घर से बाहर कहीं किसी का इंतजार करना हो या फिर ऑफिस में थोड़ा टाइम मिल जाए, लोग पबजी पर हाथ आजमाना नहीं भूलते थे। पबजी जैसा ही लूडो गेम भी भारत में बहुत पॉपुलर हुआ। लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐप्स ने लोगों का मनोरंजन भी किया, उनका टाइम पास भी किया। इन्हीं ऐप में से एक था लूडो, लेकिन अब लूडो प्ले स्टोर में नहीं दिखेगा और अगर आपके फोन में है भी तो काम नहीं करेगा। इन ऐप को बैन करने के पीछे कोई एक वजह नहीं, इसके लिए कई सारे कारण जिम्मेदार हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत ने ये कदम उठाया है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों इन ऐप्स को बैन किया गया और इनके बैन होने से आपको क्या फायदा होगा या फिर अब तक इससे क्या नुकसान हुआ। इससे आपके बच्चों को क्या क्या लाभ हो सकता है, ये भी बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन ऐप को आखिर बैन क्यों किया गया। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना के एक्सट्रीम संकट को झेल रही थी, हालांकि कभी कोरोना कम नहीं हुआ, दिन रात उसके केस बढ़ रहे थे, लेकिन इस समय भी चीन की कंपनियां डाटा चोरी में लगी हुई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीनी कंपनी हुआवाई है। इस कंपनी पर दुनिया भर में डाटा चोरी के आरोप लगे। इस डाटा का इस्तेमाल चीन अपने फायदे के लिए करता था। अभी हाल ही में अमेरिका ने चीनी काउंसलेट को अपने यहाँ बंद करवा दिया, क्योंकि आरोप ये था कि वहाँ से जासूसी हो रही है। भारत ने जिन ऐप को बैन किया है उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन चीन से है। मसलन पबजी गेम की बात करें तो ये चीन का तो नहीं है, लेकिन इसमें एक चीनी कंपनी का बहुत बड़ा शेयर है। और जब इसमें चीनी कंपनी का शेयर है तो इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि चीन की एजेंसियां पबजी से डाटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन 118 ऐप्स को बैन किया है, तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं, क्योंकि सरकार के अनुसार ये जो मोबाइल ऐप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपना सर्वर चीन में लगाती हैं और वहीं से डाटा सेव करती हैं। चीन इस बात से हमेशा आरोपों में रहा है कि वो डाटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। आपके स्मार्टफोन में जितने भी ऐप्स हैं, उनमें से ज्यादातर का कनेक्शन चीन से हो सकता है। किसी न किसी रूप में ये ऐप आपके बेहद निजी डाटा को चीन के सर्वर पर ट्रांसफर कर रहे हैं। डाटा प्राइवेसी और सुरक्षा की इन्हीं चिंताओं की वजह से सरकार ने 118 ऐसे ऐप को बैन कर दिया जिन पर जरा सी भी आशंका थी कि ये देश के लिए और आपके लिए सही नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब जब आपके यहाँ टेंशन्स बॉर्डर पर बढ़ेंगी, तब तब इस तरह की घटनाएं भी आती रहेंगी। ये एक ट्रेंड सा नजर आ रहा है। और वैसे भी जब सरकार ने ये 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत की जो प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा है, उसको हम सबल रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकें।
इन सभी ऐप के बैन होने से आपके बच्चों को और खुद आपको कई तरह के फायदे हो सकते हैं। अक्सर बच्चे मोबाइल में कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते थे और ज्यादातर बच्चे तो पबजी जैसे गेम ही खेलना पसंद करते थे, क्योंकि गोलीबारी, आक्रमण जैसे टास्क होते थे जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खूब पसंद आए। पबजी के बैन होने के बाद लाखों लोगों का स्क्रीन टाइम कम होगा और इससे सबसे ज्यादा फायदा बच्चों को होगा। और बाकी जो ऐप बैन हुए अगर सिक्योरिटी के लिहाज से था तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट बोल रही है तो अच्छा ही किया वो। अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे और उनकी वजह से कई बच्चों की जानें भी गई। उन्होंने स्टेप उठाया, बहुत बढ़िया है। इवन जो पबजी का यहाँ पे लोगों जो क्रेज़ था वो इतना क्रेज़ बढ़ गया था, देख रहे हूँ कुछ दिनों में बच्चे। इनिशिएटिव तो सही है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे थे उनका डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा था। ज्यादा देर तक गेम खेलने से बच्चों में कई तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसकी वजह से बच्चों की सोचने की, समझने की शक्ति प्रभावित होती है। वो गेम के टास्क को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आई जिसमें पबजी का टास्क पूरा नहीं होने पर बच्चों ने खुदकुशी तक कर ली थी। मोबाइल पर टाइम कम होगा तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, इससे उनका दिमाग और शरीर काफी ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि बच्चों को मोबाइल गेम से दूर रखना ही चाहिए। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी इस गेम से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ने से आपकी आंखों के साथ साथ आपके दिमाग की सेहत पर भी असर पड़ता है। हालांकि लोगों का तर्क ये रहता है कि जिन लोगों के पास टाइम पास के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है वो क्या करें, तो इसका जवाब है आप दूसरी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज को आजमा सकते हैं। पबजी समेत 118 गेम के बैन होने से वो लोग निराश हैं जो प्रोफेशनल्स गेमर्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो पबजी के जरिए रुपए कमाते थे। भारत में पबजी मोबाइल को लेकर कई बड़ी टीमें हैं जो दुनिया भर के ई स्पोर्ट्स पबजी लीग में हिस्सा लेती हैं। लाइव स्ट्रीमिंग और ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इन टीमों के प्लेयर्स करोड़ों रुपए कमाते थे, लेकिन अब इनकी इनकम बंद हो गई है। हालांकि पबजी गेम का सिर्फ मोबाइल वर्जन ही बंद किया गया है। आप चाहें तो इसे कंप्यूटर में खेल सकते हैं, लेकिन इसे खेलने के लिए आपके कंप्यूटर में कम से कम इंटेल कोर i5 प्रोसेसर और 8 GB रैम होनी चाहिए। इसके साथ ही 2 GB ग्राफिक्स कार्ड भी जरूरी है। कंप्यूटर पर पबजी खेलने के लिए आपको रुपए देने पड़ेंगे, जबकि मोबाइल ऐप पर ये फ्री था। असुरक्षित मोबाइल ऐप को बैन करने का सिलसिला जुलाई में शुरू हुआ था। उस वक्त सरकार ने 54 ऐसे ऐप बंद किए थे जिन पर डाटा लीकिंग के आरोप या ऐसी आशंका थी कि डाटा लीक कर सकते हैं। आप एक टाइमलाइन के दृष्टिकोण से देखें, कुछ महीने पहले पहला आक्रमण हुआ था जहां पे 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था। बीच में एक छोटा आक्रमण रहा जहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वहां पर बोला गया कि आप 89 ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको बैन कर दिया गया है। फिलहाल ये अभी कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है। आने वाले दिनों में कई और ऐसे ऐप हो सकते हैं जिन्हें देश में बैन कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ये ऐप बैन हो रहे हैं तो इसका कोई ऑप्शन नहीं। इन सभी ऐप के ऑप्शन गूगल प्ले स्टोर पर या तो उपलब्ध हैं या फिर कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कहा यह जा रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पर मौजूदा तनाव के बीच चीन को सबक सिखाने के लिए सरकार ने यह स्ट्राइक की है। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं तो कुछ लोग थोड़ा निराश भी हैं। आखिर कैसे सरकार का यह कदम चीन को सबक सिखाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। चीन चल रहा अपनी चाल, भारत करेगा उसे बेहाल। तो सीमा पर कर फाइट, हम करेंगे डिजिटल स्ट्राइक। खबर पक्की है कि चाइनीज ऐप पबजी की तो लग गई और पबजी की लंका लगाई है भारत सरकार ने। केंद्र सरकार ने पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये दूसरा बड़ा आक्रमण भारतीय सरकार ने किया है इन ऐप्स के ऊपर, और जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का ये फैसला लिया है। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप्स अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा है कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के इस कदम को जनता का भी जमकर समर्थन मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। बैन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा। गेम से पहले हमारी कंट्री की सिक्योरिटी आती है, सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आई सपोर्ट माय प्राइम मिनिस्टर। बच्चों को बहुत बच्चों का एडिक्शन हो गया था, बहुत बच्चों ने अपनी जान कमाई है। बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद जुलाई में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। जबकि इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बीच भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शिलान्यास के साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो ही गया है। मंदिर के अलावा भी पूरे अयोध्या का कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और मुख्यमंत्री ने आज अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर एक बैठक भी की, जिसमें मुख्यमंत्री ने उन सभी कार्यों की समीक्षा की है जो अब तक किए जा चुके हैं या फिर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर विकसित करने की बात कही है। समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राम मंदिर के लिए सजेगी अयोध्या, संवरेगी अयोध्या, दुनिया भर में चमकेगी अयोध्या। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अयोध्या के विकास की तैयारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। मंदिर निर्माण पूर्ण होने के पहले ही अयोध्या को वैश्विक स्तर के शहर के रूप में विकसित करने की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ। आस्था, आध्यात्मिकता, पर्यटन के साथ साथ व्यापार और रोजगार का भी केंद्र बनेगी अयोध्या। अयोध्या के विकास के लिए अब तक किस विभाग ने कितना काम किया, इन सभी मसलों पर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए थे तो उसी वक्त सीएम योगी ने पीएम मोदी के सामने कहा कि यूपी सरकार अयोध्या के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। अब योगी आदित्यनाथ अपने उस वादे को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। अयोध्या को टूरिस्ट हब के रूप में भी विकसित करने की तैयारियां की जा रही हैं। पर्यटन विभाग ने अनुमान लगाया है कि 2021 तक लगभग 2.5 करोड़ पर्यटक अयोध्या आ सकते हैं और 2031 तक ये संख्या 6.5 करोड़ के पार हो सकती है। अब जब इतने पर्यटक अयोध्या आएंगे तो उनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी होंगी।
इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कुछ जगहों पर काम भी पूरा हो चुका है। अभी तक अयोध्या में राम की पैड़ी, गुप्तार घाट, दिगंबर अखाड़ा में बहुउद्देशीय हॉल, लक्ष्मण किला घाट का निर्माण हो चुका है। रामकथा पार्क, तुलसी उपवन स्ट्रीट लाइटिंग बस स्टैंड का निर्माण अंतिम चरण में है। राजा दशरथ का समाधि स्थल गुप्तार घाट के मंदिर में लाइटिंग का काम पूरा हो चुका है। अयोध्या के सभी पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगभग 200 करोड़ का प्रस्ताव तैयार है। इसमें 20 से अधिक होटल और रिसोर्ट बनाए जाएंगे। योगी सरकार अयोध्या को विश्व सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। आवास विकास परिषद अयोध्या में 600 एकड़ से अधिक क्षेत्र में हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने की तैयारी है। इस स्कीम में प्राचीन वैदिक नगरों की तरह धनुराकार पद्धति के अनुसार लेआउट विकसित किया जाएगा। भगवान राम की प्रतिमा के आसपास के क्षेत्रों को दूसरे भागों में इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि सूर्य की किरणों की तरह मंदिर बीच में और उसके चारों ओर सड़कें होंगी। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की बैठक हुई। इसमें राम मंदिर का मानचित्र पास होने के बाद मीडिया के सामने पेश किया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अब सब कुछ हो चुका है, काम तेजी से किया जाएगा ताकि समय पर निर्माण कार्य पूरा हो सके। मंदिर का मानचित्र अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। प्रथम तल में रामलला विराजमान होंगे और दूसरे तल में राम दरबार होगा। तीसरे तल पर ये जो 5 गुंबद होंगे और शिखर भी उस पर होगा। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए पीएम केयर फंड का यहां पर खोला गया, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक दान दिया। लेकिन विपक्ष ने लगातार इसको लेकर, फंड को लेकर सवाल खड़े किए। तो वहीं अब इसी बात से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है, जिसको जानने के बाद आप भी ये मान जाएंगे, ये जान जाएंगे कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम था। प्रधानमंत्री केयर फंड पर विपक्ष लगातार सरकार से सफाई की मांग करता है, लेकिन पीएम मोदी से जुड़े दान का इतिहास बताता है कि विपक्ष के आरोपों में दम की गुंजाइश कम है। जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक पीएम केयर फंड में मोदी ने पहला अंशदान किया। फंड में पीएम ने 2,25,000 रुपए दान दिए। पीएम मोदी ने अपनी सैलरी की बचत से दान दिया। 2019-20 की सालाना ऑडिट में पता चला है कि पहला अंशदान 2.25 लाख रुपए का था। इसके बाद ही इस फंड में 5 दिन के भीतर 3,076 करोड़ रुपए जमा हुए। दरअसल पीएम मोदी के दान का इतिहास लंबा रहा है। साउथ कोरिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी को सियोल पीस प्राइज के तौर पर 1,30 लाख रुपए मिले थे, जिसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दे दिया। पिछले साल कुंभ मेले में निजी बचत से 21 लाख रुपए दान किए। 2014 से पहले गुजरात के सीएम पद पर रहते हुए मोदी के निजी बचत से राज्य सरकार के स्टाफ के लिए 21 लाख रुपए दान किए। यही नहीं, सीएम पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 89 करोड़ 96 लाख रुपए जुटाए, जिसे कन्या केलवाड़ी फंड में दान कर दिया और बाकी पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च हुए। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे राज्य की नदियों की जो उफान पर हैं और बाढ़ के हालात से गांव के गांव परेशान हैं। राज्य में इस वक्त 430 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो पानी से प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 178 गांव तो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से जो फ्लड बुलेटिन जारी किया गया उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा गाँव का बाढ़ का पानी हालांकि उतर गया, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। तो दिक्कत यह है कि पानी अगर उतर भी गया तो भी यहाँ जिंदगी को सामान्य होने में अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। नई नई बीमारियों भी वो पैदा करता है, तो उस स्थिति का भी सामना करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात की विशेष तौर पर चिंता की है, बाढ़ प्रभावित हमारे जो क्षेत्र हैं, जो देहात के गांव के हमारे क्षेत्र हैं, वहां पर स्वच्छ पानी जनता को मिले, इसकी भी पूरी तरीके से चिंता जिला प्रशासन करे। जो हमारे
आपदा प्रबंधन के जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वो पूर्व की भांति ही निरंतर 24 घंटा खुलेंगे और 24 घंटा काम करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है तो बगैर देरी किए हुए जिला प्रशासन तत्परता के साथ बाढ़ राहत का काम उस क्षेत्र में चलाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।